संपूर्ण अस्तित्व में, केवल शरीर में ही नहीं, इसके भीतरी तलों पे भी अनुभव करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से आंखें को खोलें। सभी को नमस्कार। आज का विषय बड़ा एंटीक है। पहले भी मुझे लगता है आप लोग इसके विषय में सुन चुके होंगे। प्राणमय कोश के रिफाइनमेंट, शुद्धता और विस्तार दोनों के लिए, विकास और विस्तार दोनों के लिए हम 3 चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं, प्राणायाम, मुद्रा और बंध। तो प्राणायाम के बाद का जो हिस्सा है वो मुद्रा और बंध है, जो अगले कोश यानी अन्नमय से हम प्राणमय में आए, प्राणमय से अब मनोमय में जा रहे हैं। तो मनोमय के जो विषय है, मन को जो स्थिरता देने का कार्य है, वो प्राणायाम फाउंडेशन तैयार करेगा। और उस प्राणायाम की फाउंडेशन पे जो बंध और मुद्राएं प्रयोग में लाई जाएगी, ये बंध और मुद्राएं फिर अगले कोश यानी मनोमय कोश के जो भी अभ्यास होंगे उसमें पैनापन लाएगा। त्राटक, तन्मात्रा, जप, ध्यान, इन 4 चीजों के लिए जप और ध्यान तभी प्रभावी होगा जब आपके नीचे के 3 यानी कि प्राणायाम, मुद्रा और बंधों का अच्छा अभ्यास होगा। क्योंकि एक कोश के जो भी अभ्यास होते हैं वो न सिर्फ नीचे वाले कोश को यानी अन्नमय कोश के जितने अभ्यास है उनको, जैसे उपवास हो गया, आसन हो गया, इनको तपस्या हो गई, इनको न सिर्फ ताकत देते हैं बल्कि ऊपर वाले कोशों के लिए भी एक आधारशिला तैयार करते हैं, एक फाउंडेशन तैयार करते हैं। तो जब भी हम इस तरह का अभ्यास करेंगे, ये बहुत फायदेमंद रहेगा हमारे अगले अभ्यासों के लिए भी। तो जो मन में जप की गति है, जो जप की तीव्रता है, वो तभी शक्तिशाली हो पाएगी, दमदार हो पाएगी जब हमारा प्राणायाम के साथ-साथ में मुद्रा और बंधों का अभ्यास शक्तिशाली। और मेरे व्यक्तिगत जीवन का भी यही अनुभव है कि मुद्रा और बंधों के रहस्यात्मक रिजल्ट है। और इन रहस्यात्मक रिजल्टों को आप अगर हासिल करते हैं, अपने अभ्यास में लेके आते हैं और उसके साथ में ये जो परिणाम मिलते हैं, तो इससे बहुत शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, खास करके 2 स्तर पर, ऊपरी मानसिक स्तर पर भी और नीचे शारीरिक स्तर पर भी। तो हम इनके बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो प्राणायाम में जो बेसिकली एक फैक्ट है, जो हम नॉर्मली प्राणायाम के पीछे हमारा उद्देश्य है कि शरीर के जो शक्ति केंद्र है, चाहे वो यहाँ आज्ञा चक्र हो, यहाँ मतलब यहाँ नहीं होगा, भीतर होगा, किसी और सूक्ष्म शरीर में। क्योंकि सारे शक्ति चक्र जो होते हैं वो हमारी दिखने वाली काया से भिन्न एक अलग सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें स्थित होते हैं। वी आर नॉट लिमिटेड टू द फिजिकल बॉडी ओनली। हम केवल एक इस जो मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं या मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, केवल हम यहीं तक सीमित नहीं है। तो प्राणायाम के अभ्यास की मदद से जब भी हम प्राण शक्ति को किसी एक जगह, मान लिया प्राणाकर्षण प्राणायाम कर रहे हैं, हमने ये महसूस किया कि हमारे आज्ञा चक्र में वो शक्ति को हम इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद जब वो शरीर में फैलेगी, जब वो पूरे शरीर में फैलती है, तब हमें उसको जहाँ से क्षय होती है वहां से हमें रोकने की आवश्यकता पड़ती है, अगर हमें इसी शरीर में उस प्राण ऊर्जा को रखना है। इसको अपन एक साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं कि बरसात का पानी आया, आपने उसको इकट्ठा करने की कोशिश की, पर बरसात के पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हमें एक बाँध बनाने की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो। तो यही बाँध संयम का है कि जो गुदाद्वार से निकल जा रही है ऊर्जा, उस ऊर्जा को हमें बचाना है। जो
लिंग द्वार से निकल जा रही ऊर्जा है, उसको हमें बचाना है, उसको हमें वापस से प्रवाहित करके ऊपर डायरेक्शन देनी है। जो ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है या बह रही है, कोई थोड़ा-सा इंटरप्शन हो गया। तो जो ऊर्जा बह रही है अ, जो ऊर्जा बह रही है हमारे शरीर की तरफ में, वो जो ऊर्जा बह कर के वापस अधोगामी हो रही है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए हम मुद्राओं और बंधों का अभ्यास करते हैं। बंध विशेषतया बंध विशेषतया 3 ही है और एक तीनों का मिक्सचर है 4। तो नीचे की तरफ है वो मूल बंध है। हम ऊर्जा को क्या करते हैं, मूल बंध उड्डयन बंध की मदद से हम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी दिशा देने की कोशिश करते हैं, पेट को पिचका करके। जालंधर बंध के माध्यम से हम उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 बंध हो गए। मुद्राओं में 10 मुद्रा प्रसिद्ध है और मुद्राओं के साथ में एक बहुत अच्छी बात ये है कि मुद्राओं के संबंध में जो भी अभी तक साहित्य उपलब्ध है, उन सब मुद्राओं में एक वो यूनिफ़ॉर्म सारे लोगों का जो एक्सप्लेनेशन है, चाहे शिव संहिता का हो, चाहे हठयोगपृथ्विका का हो और दूसरे ग्रंथों का हो, उसका एक सेम है कि वो 10 मुद्राओं को ही महत्व देते हैं और 10 मुद्राओं को भी मानते हैं। तो हम उन मुद्राओं के बारे में भी चर्चा करेंगे कि शरीर की ऐसी अवस्थाओं से अचानक ऐसा क्या बदलाव आता है, जो बदलाव अत्यंत उपयोगी साबित होता है प्राण को संरक्षित रखने में और प्राण ऊर्जा का विकास करने में, जिससे हमारा प्राणमय कोश पुष्ट और विस्तारित होता है। तो अब हम जानेंगे पहले शरद निगम जी के व्यवहारिक अनुभवों को सुन लेते हैं। उनके संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन पे फिर अपन फिर से चर्चा कर लेंगे एक बार और। तो मैं शरद निगम जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और जो उनके व्यवहारिक अनुभव है, उनके ऊपर चर्चा करें। निगम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। शरद जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। मैंने आपको परमिशन दे दी। जी धन्यवाद भैया। आवाज आ रही भैया अभी क्लियर? जी, 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 बिल्कुल क्लियर। जी भैया धन्यवाद। एक निवेदन और ये था कि आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में पूछते रहिए, तो उनको हम इंक्लूड करते रहेंगे। नित्य स्मरणीय गुरु सत्ता को नमन। ओम नमः शिवाय। गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये। निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। निरालंबम समाश्रित्य सालंबम विजहाति। स सन्यासी च योगी च केवलम पदम शुते। उस सच्चित आनंद स्वरूप मूर्ति, उस ईश्वर को नमस्कार है। उस शिव स्वरूप उस गुरु को नमस्कार है। निष्प्रपंचाय शांताय, जो निष्प्रपंच है,
शांत है और आलम्बन रहित है और जो तेज स्वरूप है, उस ईश्वर को नमस्कार है। जो इस निरालंब का आश्रय ग्रहण करते हैं और इस आलम्बन का परित्याग करते हैं, ऐसे योगीराज हमारे बीच में आदरणीय बापू जी उपस्थित हैं। उनको भी नमस्कार है, उनको भी नमन है और सभी साधक मित्रों को प्रणाम। यहाँ पे आज का जो हमारा विषय है इस प्राणमय कोश का, ये शक्ति जागरण का विषय है और प्राण के जागरण का विषय है। अ, संसार में ये तो हम सब जानते हैं कि शक्तिशाली को ही पूजा जाता है और हमारे भी हम घर परिवार में जब हम देखते हैं कि जो बौद्धिक क्षमताएँ जिसकी ज़्यादा है, हम उसी के पास में जाते हैं, कुछ सॉल्यूशंस हमें जीवन में लेने होते हैं तो, या कुछ शारीरिक श्रम के कोई कार्य करने होते हैं तो हम उस व्यक्ति से सहायता माँगते हैं जो शारीरिक रूप से मजबूत हो। इसी तरह से जब हमें धन की आवश्यकता पड़ती है तो हम उस व्यक्ति के पास में जाते हैं जिसके पास में उचित मात्रा में धन हो। तो ये सब ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब वही हैं कि हम शक्ति के लिए प्रयासरत हैं और जीवन में हम उसी को पूजते हैं जिसके पास में शक्ति है। हम ग्रहों में भी सूर्य को पूजा जाता है क्योंकि वही ऊर्जा का स्रोत है, वही शक्ति का केंद्र है, जीवनी शक्ति का स्रोत है। तो ये शक्ति की साधना शक्ति की आराधना अलग-अलग रूपों में अलग-अलग तरीके से समय के अनुसार लोग करते चले आ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने शक्ति की साधना को पंचकोशीय विज्ञान में प्राणमय कोश में इसे स्थापित किया। इसके विषय हठ योग में भी आते हैं और इसी के अंतर्गत ये बंधो मुद्राओं का प्रयोग है। अपने सामर्थ्य को जगाने की साधना है और सामर्थ्य शारीरिक स्तर पर भी जगे, ये सामर्थ्य मानसिक स्तर पर भी जगे, भावनात्मक स्तर पर भी जगे। उसके लिए प्रयास हमें यहाँ करने होते हैं और इसको हम एक इस तरह से देख सकते हैं कि एक जैसे हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पर 3 चीज़ें हम रख सकते हैं। शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और हमारा अ, भावनात्मक स्तर। भावनात्मक स्तर को भी पार कर लेने के बाद में आत्मिकी का स्वरूप हमारे सामने प्रकट होने लगता है। और चूँकि यहाँ हम बात कर रहे हैं शक्ति की, तो इस एक्स एक्सिस पर हम उस ऊर्जा को, उस शक्ति को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर जो 3 बिंदु बनेंगे वो 3 बिंदु हैं हमारा। पहला है उस ऊर्जा का जागरण, अवेकनिंग ऑफ द प्राण शक्ति, अवेकनिंग ऑफ एनर्जी। दूसरा है उस ऊर्जा का संवर्धन, अपलिफ्टमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ द एनर्जी। और थर्ड स्टेज में जाते हैं तो उसी का अभिवर्धन हो जाता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ दैट एनर्जी। तो ये इस तरह से हम 3 स्तरों को इसको देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ थोड़ा-सा नेटवर्क की समस्या थोड़ी-सी है और इसका आंसर हो सकता है कि अगर नेटवर्क कटे तो लोकेश जी से निवेदन रहेगा कि वो क्लास का फ्लो ना अभी बिगड़े इसलिए। तो नहीं कट रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़ अपने फ्लो में। और प्रैक्टिकल लाइफ़ की थोड़ी अभी यहाँ बात करूँ जिस तरह से जीवन में अभी ये घटित हो रही हैं। अभी मैं जहाँ पर हूँ, मेरा एक्चुअल में बी कीपिंग का काम है, मधुमक्खी पालन का भी काम है। तो उसमें ये है कि हमें थोड़ा बाहर रहना पड़ता है। अ, सर्दियों के दिनों में 3 से 4 महीने के लगभग हमें बाहर रहना होता है और अभी भी यहाँ स्थिति ऐसी है। 2 डिग्री 3 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चल रहा है और ऐसी एडवर्स सिचुएशन में हम यहाँ रहते हैं। उसके बाद में यहीं पर स्टाफ है जो भी खाना बनाता है, कच्चा-पका जो भी खाना वो बना दे वही खाना। नहाने की भी समस्या यहाँ पर है और रहने की, सोने की समस्या, वहीं बिस्तर ज़मीन पे बिस्तर है उसी पे सोना। जो भी कच्चा-पका खाना जैसा भी वो बना देते हैं यहाँ पे, तो उसको खाना और अपने घर परिवार से दूर रहकर यहाँ पे ये सब क्रियाएँ चलती है। लेकिन ये जो स्थिति है, ये यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ किस तरह से मनस्थिति बदलती है, तो परिस्थितियाँ अपने आप में हमारे अनुकूल होती चली जाती हैं। और ये अभी
5 साल पहले 5 साल लगभग 5 से 6 साल मुझे इस कार्य को करते हुए हुए हैं और उससे पहले ये स्थिति थी कि इन सब चीज़ों को मैं उस नज़रिए से देखता था, एक एडवर्स कंडीशंस हैं ये सारी। लेकिन आज इन्हीं चीज़ों को मैं एक अलग नज़र से देखता हूँ, अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ। अ, यहीं पर रहकर इसी सर्दी को, इसी ठंड को सहते हुए एक मन में ये विचार आया कि इसी को तन्मात्रा साधना बना दिया जाए। तो स्पष्ट तन्मात्रा का प्रयास यहाँ से चल पड़ा। तो स्पष्ट तन्मात्रा इस ठंड के माध्यम से शरीर को मजबूत बनाने का प्रयास यहाँ चलता है। पहले ये था कि ठंड को सहन करते ही बाहर निकलते ही ठंड में या सर्दी-जुकाम हो जाता और बीमारी की समस्या थी। लेकिन इन साधनाओं को करने के बाद योग साधनाओं को करने के बाद में शरीर स्वस्थ हुआ और ऐसा नहीं है कि शरीर स्वस्थ होने के बाद में तुरंत ही हम जो है बाहर निकल जाएँ। उसके बाद में कुछ ये यौगिक क्रियाएँ भी साथ में चली, बंधों मुद्राओं का प्रयोग साथ में चला। तो आज ये स्थिति है कि ठंड स सहन करने की क्षमता पहले से ज़्यादा अच्छी होती चली जा रही है। और इसी के साथ में बात करें तो अब स्टाफ है, हालाँकि वो खाना बना सकता है, लेकिन यहाँ पे भी हमने फिर ये सोचा कि इसको भी आगे एक स्तर पर तब के स्तर पर लेकर जाया जाए। तो यहाँ पर फिर स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाना, उसका क्रम भी यहाँ शुरू कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा-सा ये भी हमें संकोच रहता है कि एक सामने वाले का संस्कार किस तरह के हैं, क्योंकि वो संस्कार भी भोजन में जाते हैं, तो वो हमें वहाँ तक प्रभावित करते हैं। तो एक वो भी उसमें एक भाव रहा कि इसको हम स्वयं के हाथ से भोजन बनाते हैं, स्वयं के बर्तन स्वयं माँजना, स्वयं क कपड़े धोना, तो ये कर्षण तब भी उसके साथ में शामिल हो जाता है। इसी के साथ में तत्व शुद्धि के लिए भी यहाँ प्रयास चल रहे हैं। तत्व शुद्धि के लिए इसी तरह के प्रयास हैं। पृथ्वी तत्व की शुद्धि के लिए यहाँ पर वैसे भी गाँव है, गाँव में वैसे भी सब शुद्ध चीज़ें मिल ही जाती हैं और पृथ्वी तत्व के ज़्यादा निकट हम रहते हैं। तो पृथ्वी तत्व की शुद्धिकरण का प्रयास यहाँ से चल रहा है। उसी के साथ में जल और वायु यहाँ पे गाँव के जो क्षेत्र होते हैं, जल और वायु के लिए काफ़ी अच्छे क्षेत्र हैं। तो जल भी यहाँ पर और निरंतर ठंडे पानी से नहाना, ठंडे पानी का उपयोग निरंतर करना और उसके बाद में उसी स्वच्छ जल का प्रयोग करना, तो ये एक जल तत्व की शुद्धि करता है। वायु के लिए तो स्वच्छ वायु तो यहाँ है ही इस वातावरण में, तो वायु तत्व की भी शुद्धि कर रहा है। इसी के साथ में आकाश तत्व की अग्नि तत्व की शुद्धि के लिए सूर्य के सानिध्य में हम बैठे ही रहते हैं यहाँ पे एक फार्म पे, तो सूर्य का प्रकाश निरंतर हमें मिलता है। और आकाश तत्व की शुद्धि के लिए गुरुदेव का साहित्य कुछ साथ में लेकर यहाँ बैठते हैं, तो विचारों की शुद्धि के लिए उसके प्रयास चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये साधनाएँ पहले ये जो सिचुएशन सारी थी, एडवर्स सिचुएशन लगती थी और आज यही सिचुएशन मैं साधना को खोज लिया और साधनाओं को इसमें समाहित कर लिया, तो यही सब सिचुएशन साधना का अंग बन गई। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रहना आवश्यक है। यहाँ पे महीने में 1 बार, 2 बार आके और इन चीज़ों को देखा जा सकता है और लेकिन एक वो भाव जगने लगा कि यहाँ पर रहकर साधना भी की जाए और उस साधना के माध्यम से अपने को उस तप के माध्यम से अपने को निखारने का कुछ प्रयास यहाँ चल पड़े तो बात बने। तो ये बात यहाँ पे बनी। एक निरालंब उपनिषद है, तो वो काफ़ी प्रभावित मुझे करता है। तो अब हम ऐसा तो है नहीं यहाँ पे आध्यात्म के क्षेत्र में कि हम सोशल मीडिया की तरह की चीज़ जो हमें पसंद है उस चीज़ को हम लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। यहाँ पर तो हमें उस चीज़ को अपने जीवन में ढालना होता है। प्रैक्टिकली उस चीज़ को जीना होता है। तो निरालंब उपनिषद की उस साधक यदि हम हैं, यदि हम अपने आप को उसका साधक मानते हैं, तो उसको जीवन में हमें उतारना होगा। तो उसकी भी साधना इसके साथ में चलती है कि हम कैसे अपने भौतिक साधनों में कमी करते हुए और एक उस जीवन को जी सकते हैं। तो उसका भी प्रयास यहाँ पर चल रहा है। तो ये सब ऐसे ही नहीं हुआ या हम सोचते तो हैं लेकिन उतनी संकल्प शक्ति बन नहीं पाती। तो ये संकल्प शक्ति कहाँ से आती है? ये संकल्प शक्ति भी हमें मिलती है साधनाओं के माध्यम से और प्राण शक्ति के माध्यम से संकल्प शक्ति को हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं और संकल्प शक्ति के माध्यम से प्राण शक्ति बढ़ती है, दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं। जैसे-जैसे संकल्प शक्ति बढ़ती चली जाएगी, प्राण शक्ति बढ़ती चली जाती है, प्राण शक्ति जैसे-जैसे बढ़ती चली जाएगी, संकल्प शक्ति में भी वृद्धि होती चली जाती है। फिर यहाँ एक गोल्डन रूल है इस प्राणमय कोश की साधना का गोल्डन रूल ये है कि इस
संकल्पों के माध्यम से प्राणों को दिशा दी जा सकती है। तो जब इसके बारे में पता लगा, तो बापूजी के माध्यम से, तो उनकी प्रेरणाओं से इसको जीवन में ढालने का प्रयास किया। तो चीज़ें उस तरह से निकल के आने लगी। अब यहाँ पर उस एडवर्स सिचुएशन को भी एक मन जो है उसको ग्रहण करने लगा और इसमें भी एक आनंद की अनुभूति और आनंद की खोज प्रारंभ हो गई। और हम बात कर रहे थे उस ग्राफिकल उस सिचुएशन की, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो इसमें मूलाधार चक्र पर काम किया जाता है शक्ति के जागरण की, जिसमें हम बात कर रहे हैं जागरण, संवर्धन, अभिवर्धन। तो जागरण का जो कार्य किया जाता है वो मूलधन पर किया जाता है। मूलधन के माध्यम से हम शक्ति के जागरण का कार्य करते हैं। अपान और कुर्म को अ, हम एकत्रित करते हैं। मूलधन पर 2 क्रियाएँ साथ चलती हैं। यहाँ पर पहली स्टेज में तो हम अ, वहाँ उस क्षेत्र में जो बिखरी हुई ऊर्जा है, उस ऊर्जा को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। ऊर्जा को हमने एकत्रित किया और दूसरा उसके बाद में वहाँ निहित जो ऊर्जा का केंद्र है, उस ऊर्जा के केंद्र को जागृत करना, जगाना। तो ये दोनों प्रक्रियाएँ साथ चलने वाली प्रक्रियाएँ होती हैं। इससे शारीरिक स्तर पर इसके जो लाभ मिलेंगे, शारीरिक स्तर पर शरीर तो सुदृढ़ होगा, उसके आस-पास के अंगों में पुष्टता आएगी, बलिष्ठता आएगी। जननांगों और अ, मल द्वार के बीच का ये स्थान है, तो उस स्थान में उस स्थान से संबंधित जितना भी क्षेत्र है, उस सारे क्षेत्र में शक्ति एक जगह इकट्ठी एकत्रित होती है और वहाँ से फिर वो ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। उस ऊर्जा का उदरगमन होने लगता है। अभी यहाँ पर ऊर्जा का जो उदरगमन है ये ऐसे नहीं होता। इसके साथ में हमें अ, लग रहा है उनका नेटवर्क जा चुका है। निगम जी, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। हुँ, उनका नेटवर्क जा चुका है। हाँ, तो आगे देख लेते हैं। जो मूलबंध होता है, में चिमनी उसको कहते हैं, उस क्षेत्र को। अ, शरीर में कुछ ही जगह स्फिंक्टर मसल्स है। स्फिंक्टर मसल्स मतलब इस तरह की मसल्स होती है, जो एक ही दिशा में चीज़ों को गमन करने के लिए होती है। जैसे यहाँ एनल, यहाँ स्फिंक्टर मसल्स होगी एसोफेगस के नीचे स्टोमक में। एक बार जब आप खाना ऐसे उतारें, तो खाना यहाँ से गले से जाने के बाद में आमाशय में चला जाए, आप उल्टे हो जाएँगे तो आमाशय से वापस खाना ऊपर नहीं आएगा। ऊपर आता है तो उसको एसिडिटी कहते हैं, आपके सीने में जलन होती है, हार्ट बर्न होता है ना? तो उसमें स्फिंक्टर मसल लगी होती है, इस तरीके की मसल लगी होती है, जैसे कैमरे का अपर्चर होता है या आँख का लेंस होता है। तो वो एक वन वे मूवमेंट करने के लिए होता है। ठीक ऐसे ही स्फिंक्टर मसल्स जो है हमारे एनल स्फिंक्टर मसल्स होती है, गोलाई आकार। इनका काम रहता है मेंटेनेंस रखना, इस मसल के टाइट हो जाने पर, इस मसल के शक्तिशाली होने पर जो ऊर्जा है उसका प्रवाह लीक नहीं होता है। और आपको मैं एक बात और बता दूँ कि मनुष्य जवान है, इस बात का प्रमाण हमें चाहिए कि कौन व्यक्ति कितना जवान है। तो इस बात का प्रमाण ये नहीं है कि वो उसकी उम्र कितनी है, और नहीं इस बात का प्रमाण और कोई मतलब ये है कि उसमें ये होना चाहिए, उसकी त्वचा में ये होना चाहिए। कई सारे बूढ़े लोगों में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कई सारी जिन लोगों की उम्र 80-90 साल है, उन उनके लोगों की उम्र में भी बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। तब हमें ये अंदाज़ा लगाना हो कि किसकी कायिक उम्र कम है। तब हमें ये देखना पड़ेगा कि किसकी एनल स्फिंक्टर मसल्स की मजबूती है।
जिसकी एनल स्फिंक्टर मसल्स की मजबूती अच्छी होती है, वो युवा रहते हैं। अगर आप मानसिक स्तर पे नहीं देखना चाहते हो, केवल शारीरिक स्तर पे देखना चाहते हैं, इसीलिए मनुष्य की को जब शक्ति का मापक बनाया, तो उन्होंने अश्व शक्ति को मापक बनाया, हॉर्स पावर को। तो तो अश्व शक्ति को मापक बनाया। तो ये जो मूल बंध है, इसका अश्विनी मुद्रा से गहरा संबंध है। तो हम इससे शरद जी आ गए और उनसे जानेंगे। नहीं है ऑनलाइन। नेटवर्क गड़बड़ है, मुझे लग रहा है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखेंगे। तो इस एनल स्फिंक्टर मसल को मजबूत बनाने की हमारी कोशिश रहती है एक रूप में। और यही के ठीक ऊपर सिवनी रहती है। एक तरफ आपका मल द्वार है, एक तरफ आपके जननांगों का द्वार है। तो ये जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं हम। इस तरीके से ये बीच में सिवनी है, इस तरफ आपका हाँ, मल द्वार है, इस तरफ आपका मूत्र द्वार है। इन दोनों के बीच वाला जो हिस्सा है, इसको सिवनी कहते हैं। स्टार्टिंग में इस पर नियंत्रण संभव नहीं होता है। जब अपन शुरुआत में अभ्यास करते हैं, तब हम या तो गुदाद्वार को सिकुड़ के फैलाते हैं, तो थोड़े लंबे अभ्यास के बाद में जननांगों को सिकुड़ने फैलाने लगते हैं। इस जब मैं थ्योरी समझा दूंगा, तो इसके साथ में अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो मूल बंध का प्रैक्टिकल है, इसमें हम पहले गुदाद्वार के मसल्स को सिकोड़ते फैलाते हैं सांस के साथ में। और कुछ अपनी मानसिक मतलब ध्यान का प्रयोग करते हैं। फिर थोड़े समय बाद में जब हमारा नियंत्रण अच्छा होता जाता है, बेहतर होता जाता है, तब अपन फिर इसके साथ में जो मुद्राओं में दो है, यानी गुदाद्वार को सिकोड़ना फैलाना अश्विनी मुद्रा है। और जब जनांगों की मांसपेशियों को खींचने की कोशिश करते हैं, तब इसको वज्रोली मुद्रा कहते हैं। और इन दोनों के बीच में सिवनी होती है, उस सिवनी के स्थान को खींचने की कोशिश धीरे धीरे करते हैं, और फिर वो हमारे नियंत्रण में मसल्स जब आने लगती है, तो हम उस मसल्स को खींचते हैं। उसको हम मूल बंध कहते हैं। तो अभी अपन साथ साथ में अभ्यास भी करते चलते हैं। तो फिर इस आंखें बंद कर ले, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अगर कोई पद्मासन लगा सकता है तो जरूर लगाए। सांस छोड़ने के साथ में अपना ध्यान गुरुद्वार की तरफ ले जाएं। सांस छोड़े, सांस भरते हुए गुरुद्वार को खींचे, ऊपर की तरफ खींचे। सांस रोक के रखें। सांस छोड़ने के साथ में इसको वापस से गुरुद्वार को ढीला छोड़ दे। बीच में सांस आपको रोकना है, क्योंकि नॉर्मली जो बंद होते हैं, वो प्राणायाम के बीच में जब अपन कुंभक करते हैं, चाहे वो अंतः कुंभक हो, चाहे वो बाह्य कुंभक हो, उसके साथ में हम बंदों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी सांस को रोक कर रखते हैं। ठीक है, एक बार और दोहराएंगे, इस बार थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप ध्यान देंगे मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र गोदद्वार से 4 अंगुल ऊपर की तरफ। छोड़ते हुए ढीला छोड़िए अपने आप को। सांस भरते हुए गुदाद्वार को ऊपर पश्चिमी तल को धीरे से ऊपर उठाइए। रोक के रखिए, होल्ड कीजिए। मूलाधार चक्र को जागृत होता अनुभव कीजिए। सांस की शक्ति के साथ में आपकी शक्ति का संरक्षण होता हो। धीरे से ढीला छोड़ दीजिए। फिर से सांस भरेंगे। सांस भरने के साथ में ऊपर उठाइए।
मांसपेशियों को सिकोड़िए। ढीला छोड़ दीजिए। अंतिम बार फिर से अभ्यास करेंगे। सांस भरने के साथ में आपको गुदाद्वार को सिकोड़ना है। सांस भरिए, गुदाद्वार को सिकोड़िए, ऊपर की तरफ उठाइए। जितना ताकत के साथ आप उठा सकते हो उठाइए। रोक के रखिए, होल्ड करके रखिए। सांस छोड़िए और धीरे से सांस के साथ में गुदाद्वार को ढीला छोड़ दिए, सीवनी स्थल को ढीला छोड़ दिए। ये है मूलबंध। मूलबंध बंधों का मूल है। शक्ति को जागृत करने के लिए, शक्ति को विकसित करने के लिए मूलबंध प्राइमरी अभ्यास है। मूलबंध एक आधारशिला है जिसके ऊपर अन्य दो बंध काम करते हैं, उद्यान और जालंधर। तो हम इनका अभ्यास भी समझ लेंगे। जालंधर बंध देख लेते हैं, फिर अपन उद्यान पर चर्चा करेंगे। तो तीनों को एक साथ लगाया जाता है, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध। उद्यान बंध, हाँ, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल। इसी के क्रम में ऊपर की तरफ जाते हुए लगाते हैं, नीचे की तरफ आते हुए खोलते हैं। ठीक है। एक क्षणों में कोई अंतर नहीं होता है। एक साथ लगते हैं, एक साथ खुलते हैं, तो अ, इसको महाबंध कहते हैं। और यही यही तीनों बंध वापस 10 मुद्राओं में भी शामिल है। हम्म। तो अब अपन जालंधर बंध का अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास भी सांस लेके करते हैं। दो अभ्यास ऐसे हैं जिनको हम सांस को अंदर भर के यानी कि पूरा करके फिर करते हैं। जैसे अभी हमने एक बंध सीखा मूल बंध, उसका अभ्यास भी हम सांस भरने के साथ करते हैं। और नया जो है जालंधर बंध, उसका अभ्यास भी हम कर रहे हैं। उसको भी हम सांस भर के एक सीढ़ी को सीधा कर ले। सांस भरेंगे, सांस भरने के साथ में थोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे। इस जगह, यहाँ पे आपको कंठ के बीच में खड्डा दिख रहा होगा, इस जगह लगाएंगे। और उसके साथ में कंठ में विशुद्धि चक्र में व्यान प्राण होता है। तो उसकी मदद से पूरे शरीर में ऊर्जा व्याप्त हो रही है, आप ऐसा अनुभव करें। तो सांस भरें, थोड़ी को जब तक आप सहजता से सांस रोक सकते हैं तब तक आप सहजता से सांस रोक के रखें और थोड़ी को गर्दन से लगाने का प्रयास करें। अगर जिन लोगों को सर्वाइकल है, जिन लोगों को और दूसरी तरीके की समस्या है, उन लोगों को इस तरह का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अ, रोग वाले लोगों में, बाकी लोगों के लिए ये अभ्यास निरापद है। हर कोई कर सकता है इसको और इसका लाभ ले सकता है। जो मस्तिष्क से संबंधित तंत्रिकाएं हैं, उन सारी तंत्रिकाओं के लिए और विशुद्ध चक्र के जागरण में बहुत उपयोगी है ये। इससे आपके कंठ की आवाज भी मधुर होगी और अन्य लाभ आपको मिलेंगे। तो अब अपन तीनों बंदों को एक साथ और सीखते हैं। एक नया बंद और है, इसको हम सीखेंगे, वो है उड्डयन बंद।
आप मेरे पेट देख सकते हैं। इसको करने के लिए मूलबंध की मदद से जो शक्ति यहाँ से हमने इकट्ठा की है, उस शक्ति को हम एक आधार देंगे ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होने के लिए, ताकि शक्ति यहाँ तक प्रवेश करे और यहाँ से संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाए। तो आप मेरा पेट को ढंग से देख पा रहे होंगे। सांस भरी। देखिए, उड्डयन बंद तभी होगा जब आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपको अच्छे से आएगी प्राणायाम में। प्राणायाम में आपका जो सांस भरते हुए पेट फूलना, सांस छोड़ते हुए पेट पिचकना, सांस भरते हुए पेट फूलना और सांस छोड़ते हुए पेट पिचकना, ये अगर आपका रहेगा, तभी आपका उड्डयन बंद का अभ्यास है वो संभव हो पाएगा। अगर आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी उदरी श्वसन नहीं है, श्वसन नहीं है, तब आपको समस्याएं आएगी। तो पहली चीज आपको ये करनी है कि इसका अभ्यास अगर आपको करना है, तो आप पेट पे एक हाथ रखें और सांस भरते हुए अपने पेट को फुलाएं, सांस छोड़ते हुए पेट को छिपाएं, सांस भरते हुए पेट को फुलाएं, सांस छोड़ते हुए पेट को पिचकाएं। अगर आपका ये अभ्यास अच्छा हो गया, तभी आपका अगला अभ्यास जो है वो उड्डयन बंद होगा। उड्डयन बंद के लिए आप पद्मासन लगा लें, दोनों हाथों को आप घुटने पे रख लें, या स्क्रीन साइज थोड़ा सा छोटा है तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने दोनों हाथ रख लिए, हाँ, छोड़ते हुए पहले पेट को पीछे की तरफ पिचकाया, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है आपको। तो नॉर्मली सांस लेते हुए फुलाइए, सांस छोड़ते हुए पिचकाइए, पिचकाने के साथ में ये केवल सांस छोड़ के ही होगा। अगर आप सिंगल करेंगे तब। एक बार और देखिए, सभी लोग रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, बैठ जाएं पद्मासन में, सिद्धासन में या फिर नॉर्मल मुक्तासन। इसके साथ में अभी हम केवल सिंगल इसी का अभ्यास कर रहे हैं। आप सांस छोड़े मुंह से या नाक से, पहले सांस छोड़े, पूरी सांस को बाहर निकालें, पेट को पिचकाए, पहले आपको अपने पेट को नॉर्मल कर लेना है। जो ऊपर की तरफ उठा के रखा था पेट को, वैसे वापस नॉर्मल कर लें। उसके बाद में फिर धीरे 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 आप अपने पेट में सांस भरेंगे। अब तीनों बंदों का अभ्यास एक साथ करेंगे। इसको महाबंद का अभ्यास कहते हैं। महाबंद के अभ्यास में आप आराम से पहले सांस छोड़े, गुदद्वार को सिकोड़े, उड्डयन बंद के लिए पेट को खिंचता है और जलंधर बंद लगा। जालन बंद खोले, उड्डयन बंद खोले, मूल बंद खोले। तो ठीक इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। एक बार मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ और एक बार महाबंद के अभ्यास के लिए तैयार हो। महाबंद के अभ्यास के लिए रेडी रहें। हाथ छोड़ते हुए करना है आपको। हाथ धीरे से छोड़े, बिना सांस भरे हुए गुदादार सिकोड़े, पेट को पिचकाएं ऊपर की तरफ, थोड़ी को गर्दन से लगाएं। 1 2 3 सेकंड के लिए होल्ड करें। मूलाधार चक्र पर, अनाहत चक्र पर और विशुद्धि चक्र पर, यानी हृदय के पीछे गुदाद्वार में और
गर्दन के ठीक किया। तीनों जगहों पर लाइट को चमचमाता हुआ हृदय को विस्फोट होता हुआ अनुभव करें। धीरे से पेट को ढीला करें, गुदादार को ढीला करें। ये अभ्यास है महाबंध का अभ्यास। तो चारों बंध जो भी होते हैं वो हम सीख चुके हैं। मूल बंध, उड्डयन बंध। बंध के बारे में प्राणों को वश में करने वाला है, प्राणों को ऊर्ध्वगमन कराने वाला है, प्राणों को उठाने वाला है। और जिससे धीरे-धीरे अभ्यास करने से शेर जो है वो अपने से बड़े हाथी का भी शिकार कर लेता है। कि किसी प्रकार से धीरे-धीरे अभ्यास करने से, शनि-शनि प्रगति लाने से फिर जैसे शेर हाथी को कंट्रोल कर लेता है, अपने से बड़ी शक्ति को कंट्रोल कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से प्राण की शक्ति की बड़ी शक्ति होने के बावजूद भी व्यक्ति धीरे-धीरे अभ्यास की मदद से इसको भी नियंत्रित कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। फिर इस ऊर्जा को हम केंद्रित करते हैं, दिशा देते हैं अ, शक्ति केंद्रों के जागरण में, ध्यान के विषय पर या ध्यान के किस हिस्से पे हमें दबाव देना है, किस हिस्से पे हमें अपने आप को एकाग्र करना है, इस तरह की चीज़। हाँ, थायराइड में बिल्कुल लाभ होता है। थायराइड के लिए ही बताया जाता है ये दोनों तरह के थायराइड, हाइपोथायरायडिज़्म और हाइपो दोनों में काम करेगा। अगर आपकी थायराइड की ग्रंथि सक्रिय नहीं है, तो धीरे-धीरे उसमें सक्रियता आने लगती है। इसके साथ में आपको ध्यान के प्रयोगों को भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जोड़ते रहना पड़ेगा और उसके साथ में प्राणायाम के प्रभावों को भी आपको शामिल करना पड़ेगा। कुछ एक आसन भी लाभदायी हो जाते हैं, अगर आपको हाइपोथायरायडिज़्म में खास करके मोटापे में करने में थोड़े इश्यू आते हैं। हलासन हो गया या सर्वांगासन हो गया, इस तरह के आसन, तब ये उड्डयन बंद बहुत उपयोग है, जालंधर बंद बहुत उपयोगी साबित होता है। हुँ, जिनको पेट में अल्सर है वो उड्डयन बंद का अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सारे लोग करेंगे, जो स्वस्थ हैं वो सब लोग कर सकते हैं। हुँ, हाँ, अब देखते हैं। हुँ, तो इन बंदों के अभ्यास के बाद में ये तो इसके बाद में हम अश्विनी और वज्रोली मुद्रा के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें दिखाई नहीं देंगे, परंतु अगर हमें उनका अभ्यास करना है, तो हमें अ, मैं इंस्ट्रक्शंस देता चलूँगा, आप ध्यान देते रहेंगे, तो ईज़िली हो जाएगा आपके लिए। अब जैसे वज्रोली के लिए पहले अपन स्टार्ट करते हैं। आप जब भी बैठे तब आप ध्यान दें कि इसको थोड़ा-सा आगे की तरफ झुक के बैठें, तब बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए वज्रोली का अभ्यास करना। वज्रोली के अभ्यास में हम अ, मोटापा हो तो उड्डयन बंद करने की टिप, ठीक, हम इसको ले लेंगे इसके बाद में। आप इस तरीके से बैठें, मैं अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठा हुआ हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं। दोनों हाथों को घुटने पे रख लें, पीठ पे टिको, सिर को सीधा रखें। वज्रोली मुद्रा के लिए अपने आप को तैयार करें। वज्रोली मुद्रा में जननांग की मांसपेशियों को हम खींचते हैं और जननांग क्षेत्र की से जो ऊर्जा लगातार रिस रही है, उस ऊर्जा को ब्रह्मचर्य में कन्वर्ट करने के लिए, उस ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के लिए हम मानसिक रूप से प्रयास करते हैं। जो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो ऊर्जा नीचे की तरफ कामुकता में बह रही है, ये फिर वापस से कन्वर्ट होकर, ट्रांसम्यूटेशन होकर फिर से ज्ञान में काम ज्ञान में रूपांतरित हो, जो वासना है वो भक्ति में रूपांतरित हो, इस तरह की हम भावना करते हैं। तो उस भावना को बल देने के लिए उसके साथ अभ्यास भी जुड़े रहने चाहिए। केवल ऐसा सोच बने भर से वैसा हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, उसके साथ में हमें कुछ अभ्यास भी करना पड़ते है। ये गायत्री जो है वो ज्ञान कर्म समन्वय है, गायत्री ज्ञान है तो यज्ञ कर्म।
उन दोनों का मिक्सचर जब होता है तभी शक्तिशाली परिणाम पैदा होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब अपन इसका अभ्यास करते हैं वज्रोली का, तब हम ये महसूस करते हैं कि झंडांगों की जो शक्ति है, उस शक्ति का जो उनसे हम शक्ति खींचकर, उनसे हम प्राण ऊर्जा खींचकर एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं मूलाधार चक्र में, फिर उसे बंदों के माध्यम से पूरे शरीर में विस्तारित। तो उससे झंडांगों की ऊर्जा का जो क्षय है वो रुक जाता है। जिन लोगों को प्रोस्टेट की समस्या होती है बुढ़ापे में, वो जब वज्रली मुद्रा स्टार्टिंग से करते रहते हैं, उन लोगों को प्रोस्टेट की दिक्कत नहीं आती और मूत्र संबंधी बीमारियां नहीं होती है। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ में इस समस्या बहुत तेजी से, और इसके अलावा और भी जो टेस्टिस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनमें पानी भर जाता है या अ, पर चले जाता। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, खास करके जो मनुष्य के जो पुरुष के जननांगों से संबंधित समस्या है वो ज्यादा होती है, तो उन समस्याओं का समाधान मिल जाता है। ठीक, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, गहरी लंबी सांस भरें। सांस भरने के साथ साथ में अपने शरीर को आगे की तरफ थोड़ा सा झुकाएं और थोड़ा गैपिंग रखें। मैं बताता चलूंगा, धीरे से जननांगों को आप सिकोड़ें, टाइट करें, कोशिश करें कि आपका गुदा द्वार ढीला रहे। तो फिर रखे सांस को भी, गुदा जननांगों को भी फील से ढीला छोड़। ध्यान देंगे ये, इसका अनुभव आपको तभी होगा जब आप थोड़ा सा आगे झुकेंगे और अपने जनांगों को फ्री करेंगे। जनांग है ये फ्री होने चाहिए, इसके नीचे किसी पैर का या किसी और चीज का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ये जब फ्री रहेंगे तब बहुत इजी हो जाएगा इसको महसूस कर पाना कि वास्तव में आप मतलब अ, आगे ही प्रेशर दे रहे हैं, आगे ही आप मसल्स जो है उनको सिकोड़ रहे हैं, गुदद्वार की मसल्स को नहीं सिकोड़ रहे। इसका अनुभव करने के लिए आपको तो ढीला रहना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि आगे की तरफ थोड़ा सा लीन होना पड़ेगा, आगे की तरफ थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, देन इट विल बी इजी। तब ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इसको करना। इसका नाम है वज्रोली मुद्रा। वज्रोली को अत्यंत महत्व दिया है। वज्रोली अपने आप में पूरा योग है। जो अन्य शास्त्रकार हैं या ग्रंथ है वो वज्रोली को मतलब उस तरीके से देखते हैं जिसका पुराना ढंग था कि इसमें रबड़ का पाइप डालेंगे आप, और फिर पानी खींचते हैं, फिर धीरे धीरे पारा खींचते हैं, फिर शरीर को स्थायी रखने के एक उपाय के रूप में देखते हैं वज्रोली को, वज्रोली योग के रूप में। पर इस योग के रूप में न कि रह करके हम इसके केवल ध्यानात्मक रूप का अभ्यास करेंगे, और जो ध्यानात्मक रूप है उसका अभ्यास कर लेने भर से भी हमें वो रिजल्ट मिल जाएंगे जो रिजल्ट हमें पुरानी वज्रोली की मदद से मिलते हैं। उसमें कई बार कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई तरह की समस्या रहती है, किसी के पर्सनल गाइडेंस में होना चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, तो पूरा यूरिनरी ट्रैक कई बार खराब हो जाता है। तो उस तरह की जो दिक्कतें आती है, उन दिक्कतों से हमें बचाव अगर करना है तो इस ध्यानात्मक वज्रोली का हम लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ में अश्विनी मुद्रा करेंगे। अब आप अश्विनी मुद्रा के लिए सीधा रहना है। गहरी लंबी सांस भरे, मूलाधार की मांसपेशी को सिकोड़े, ऊपर की तरफ उठा करके रखें। मूलबंध जैसा ही है, मूलबंध में सिमली स्थान भी उठाते हैं, इसमें सिकोड़ते हैं और ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं रीढ़ की हड्डी की साइड में। ठीक वैसा ही हमें करना है, पर इस बार हमें केवल और केवल अपने आप को सीमित करना है गुदा द्वार की मांसपेशियों तक।
के रखें, साँस को भी रोक के रखें। शक्ति को कंज़र्व होता हुआ, शक्ति संरक्षित होता हुआ, शक्ति को इकट्ठा होता हुआ महसूस करें। साँस छोड़ते हुए ढीला छोड़ दें, फिर से साँस भरते हुए, साँस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें, साँस भरते हुए वापस, साँस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें, साँस भरते हुए वापस। ये अश्विनी मुद्रा है, शरीर में शक्ति का संचार करने के लिए और कब्ज़ जैसी समस्या है, वो दूर करने के लिए। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये हो गई। तो महामुद्रा के हाँ, मुद्राओं के संबंध में श्लोक है, महामुद्रा महाबंधो महावेदस्य खेचरी। तो महामुद्रा और महाबंध पर हमारी चर्चा हो चुकी है। महामुद्रा पर हम एक अलग से सेशन करेंगे, जिसमें महामुद्रा का और महावेद का अलग-अलग प्रयोग करेंगे। फिर महावेद और महामुद्रा दोनों का एक कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा, महामुद्रा, महावेद और महाबंध, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में हम एक 5 मिनट के शॉर्ट पैकेज पर भी मुझे लगता है चर्चा हो चुकी होगी, जिसमें हम सारे मुद्राओं को लेंगे, महामुद्रा, महाबंधो, महावेदस्य, खेचरी, उड्डीयान, मूल बंधो, बंधो जालंधरा भी। इसके बाद है वज्रोली शक्तिशालिनी। तो फिर हम इन मुद्राओं को देखेंगे। तो हम ले चुके हैं वज्रोली और शक्तिशालिनी को भी। शनि ही शक्तिशालिनी है यहाँ पर, थोड़े से डिफरेंस के साथ में। तो उसमें फिर हम इन 10 मुद्राओं को किस तरीके से प्रयोग में लेके आते हैं, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो अभी हम अलग-अलग सीख लेते हैं, फिर इसके साथ में हम एक बार में ही 10 मुद्राओं को हम किस तरीके से अभ्यास कर लें, इसको भी हम सीख लेंगे। जी, हाँ, नेक्स्ट पर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर अपन क्वेरी सेशन शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है खिचड़ी। खिचड़ी के लिए जीभ का नाकजीवा होना बहुत ज़रूरी है। ये जीभ जितनी पतली होगी और जितनी लंबी होगी, उतना अच्छा रहता है पीछे की तरफ ले जाने के लिए। के लिए पहले लोग जीभ को धुलते थे, पर हमें धुलना नहीं है, हमें केवल इसकी सेंसिटिविटी को बरकरार रखना है और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये यहाँ से इस तरह मैं दिखा रहा हूँ केवल उंगली के इशारे से, क्योंकि मैं अंदर नहीं ले जा सकता। यहाँ से मिड ब्रेन की तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे इस जगह मिड ब्रेन है आपका, वो अंदर की साइड में उसकी दिशा में ले जाते हैं। यहीं पे बिंदु चक्र है या लोलक चक्र है, वहां से रस इस तरह होता है, उस रस को पीने की कोशिश। अभी हम रस को पियेंगे नहीं, केवल हम देखने की कोशिश करेंगे क्या कोई रस भी टपकता है, और रस टपकता है तो उसका स्वाद कैसा आता है। तो जीभ को आप उल्टा रहेंगे, आप फोल्ड करके ऊपर की साइड रखेंगे, ऊपर सॉफ्ट पैलेट है आपका, इस जगह पे आप अपनी जीभ को उल्टा करके रख लेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप तालू को भी खींच सकते हैं, पीछे की तरफ ज्यादा नहीं ले जाएंगे, जब तक आपका प्राणायाम का अच्छा अभ्यास नहीं हो जाए तब तक आपको पीछे नहीं ले जाना है। जब प्राणायाम का अच्छा अभ्यास होने लगता है कुंभक का, तब आप थोड़ा सा सांस जहाँ आ रही है वहां तक ले जा सकते हैं। अभी आपको इतना सा ले जाना है कि बुलेट करके उसको तालू के ऊपर की तरफ रख देना है। थोड़ा समय तक अगर आपको कोई स्वाद नहीं आता तो आप घर्षण कर सकते हैं, थोड़ा सा उस पे दबाव दे सकते हैं, जिस इस तरीके से।
तरीके से, तो घर्षण पे आपको स्वाद आने लगेगा। अगर आपको नमकीन खारा आता है तो यू कैन कंटिन्यू, आप आगे बढ़ सकते हैं। मीठा आता है तो भी, कड़वा आता है तो आप रोक देंगे और उसके बाद नॉर्मल हो जाएँगी। चाहे तो कुल्ला वगैरह कर सकते हैं। तो इसलिए इस अभ्यास को आखिर में करना चाहिए। हुँ, अब अपन प्रश्नोत्तरी को लेंगे। आज की बात लगभग यहीं पे अपन खत्म करते हैं। पहला प्रश्न मुझे लगता है। जी भैया, धन्यवाद। आ, ठीक। एक प्रश्न भैया, विनोद जी का आया है। ये पूछते हैं कि मोटापा हो तो उद्यान बंद करने के क्या टिप्स हैं? हाँ, देखिए मोटापे में होता कुछ भी नहीं है, मोटापे में एक्स्ट्रा फैट बढ़ जाता है। तो पहली चीज़ तो ये आप सरलतापूर्वक क्या वज़न घटाएँ, एक। दूसरा तरीका है कि वज़न घटाने में ये बात और मैं बता दूँ आपको, जिनका बोन मास अच्छा होता है, उनका वज़न नहीं घट सकता, क्योंकि ऑलरेडी उनकी हड्डियों में वज़न है। जैसे कि मैं मेरा वज़न 75 केजी है, 32 की कमर के साथ में। तो ये अभी बढ़ते-बढ़ते धीरे-धीरे और विकसित होगा, क्योंकि अभी मांसपेशियाँ धीरे-धीरे और विकसित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हाँ, वज़न बढ़ाने का मतलब यही है कि आप अपने पेट को थोड़ा-सा संतुलित रखें, एक। और दूसरी चीज़ ये है कि उदरी श्वसन का अभ्यास करें। उदरी श्वसन का अभ्यास करने का एक सरलतम तरीका है कि आप लेट जाएँ। जैसे मान लिया आप लेट गए, मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मान लिया आप लेट गए, दोनों हाथों को इस तरीके से आपने रख लिया और दोनों हाथों को रखने के बाद में आप ये ऐसा अनुभव करें कि साँस भरने के साथ में आपका पेट फूल रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, साँस भरने के साथ में आपका पेट हिचक रहा है। तो साँस छोड़ने के साथ पेट हिचका, भरने के साथ पेट फूला। जब उदरी श्वसन का थोड़ा अच्छा अभ्यास होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में पेट पिचक तो जाएगा आपका। धीरे-धीरे आप थोड़ा-सा प्रयास करेंगे तो पिचक जाएगा। फुइरे से धीरे से आप फिर उसको कोशिश ये कीजिएगा, जैसे आप हाथों को इस तरीके से रखोगे, कंधों को थोड़ा-सा ऊपर रखोगे पद्मासन की स्थिति में, तो आप थोड़ा-सा दबाव देंगे, आप थोड़ा वैक्यूम क्रिएट करेंगे थोड़े-से एज में। तो यहाँ पे जब आप थोड़ा-सा साँस बाहर निकाल देंगे और थोड़ा-सा दबाव क्रिएट करेंगे, वैक्यूम क्रिएट करेंगे, तो ऊपर की तरफ अपने आप मसल्स उठ जाएगी। तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो इसलिए मोटे होने से कोई परेशानी नहीं है। आप उ उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, उससे कोई लेना-देना नहीं है। अगर मांसपेशियाँ जो अंदर की है, उनमें खिंचाव आ रहा है, उनमें धीरे-धीरे मसल टोन आने लगा और फिर जब वो खींचने लगी तो ऊपर का फैट अपने आप ही छँटने लगेगा। तो ये एक्चुअल में मोटापा इसमें बाधक तो है, पर थोड़े समय के अभ्यास के बाद में ये मोटापे को खत्म कर देगा। आपका शरीर बिल्कुल स्लिम फिटिंग जैसा हो जाएगा, यानी कि ऊपर सीना बहुत अच्छा है आपका, फिर जो कमर है वो बहुत छोटी है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट लेते हैं। जी भैया, जी भैया। अगला प्रश्न निधि दीदी का है। वो पूछती हैं कि बॉडी में छोटी-छोटी गांठ का इलाज क्या है? हाँ, इसमें जो है वो गाँठें नॉर्मली वातों की वजह से होती है और प्राणायाम को गलत तरीके की करने की वजह से जो गुल्म कहते हैं, वो एक बीमारी होती है, उसमें उसके अंतर्गत इसको आयुर्वेद में लिया गया है। ऐसी स्थिति में आपको एक तो रात को दही के साथ आप 1 चम्मच घी खाएँ, ये वातशमन में बहुत उपयोगी है। अब कहीं से अगर आपको अच्छा और प्योर घी मिल सकता होगा तो आप कोशिश करें कि वो लें। इसके साथ में आपको केवल नॉर्मली नाड़ी शोधन अभ्यास करने चाहिए। नाड़ी शोधन और सूर्य वेदन इन 2 अभ्यासों की मदद से आप जो है वो ये धीरे-धीरे ये जो गाँठें पड़ गई हैं इनको दूर कर सकते हैं। और अगर आपने प्राणायाम का पुराना अभ्यास कर रखा है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि प्राणायाम के गलत अभ्यास से ही ये गाँठें पड़ी है।
अगर कोई ये जेनेटिक रोग या फिर आपको वंशानुगत रूप से नहीं मिला है तो सही प्राणायाम करेंगे तो अपने आप धीरे-धीरे ये गाँठें डिसॉल्व होने लगती है। ऐसा मेरे साथ वाले कई लोगों का अनुभव है। तो मुझे लगता है कि ये 2 चीज़ें बहुत उपयोगी रहेगी। ये वात रोग है और वात रोग आसानी से दूर किया जा सकता है जब आप थोड़ी-सी चिकनी चीज़ें लेते हो और वात को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम का अच्छा अभ्यास करते हैं। तो 2 अभ्यास आपको करने हैं, नाड़ी शोधन और सूर्यग्र। जी। जी भैया, अगला प्रश्न सुमन दीदी का है। ये पूछ रही है कि थैंक्स भैया, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन खेचरी एंड बंद, देन व्हाट इज द ऑप्शन फॉर गेटिंग नेक्टर? Mm. The first thing you have to understand that nectar is not a sign of spiritual progress. कोई जो अमृत जैसी कोई चीज बरस रही है, अगर आप खिचड़ी या बंदों का अभ्यास नहीं करेंगे और टपकने लगेगा तो इस तरह का मेरे हिसाब से असंभव है। इसलिए क्योंकि जिसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो उसी के लिए है। ये नेक्टर टपकाने के लिए है या फिर आपको एक अमृतदायी रस का अनुभव हो, इसके लिए आप शीर्षासन भी कर सकते हैं या सर्वांगासन करने पर भी इसके लाभ मिलने लगते हैं। तो वो एक मतलब मुझे मेरा ऐसा मानना है कि अ, वो उसका हिस्सा है। थोड़ा बाबूजी भी इस बारे में चर्चा करेंगे कि और क्या कर सकते हैं हम अगर हम बंद और तीसरी मुद्रा नहीं करना चाहते हैं तो। फिर मेरे ध्यान में एक शीर्षासन एक ऐसा आसन है जो जो संभव है कि आपको नेक्टर के जो भी लाभ मिलते हैं वो दे सके। एक बात और है, ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का हिस्सा नहीं है। मतलब ये एकमात्र साइन नहीं है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का। आप अगर आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हो तो कई लोगों की इसमें शारीरिक अनुभूतियां कम होती है, जैसा कि मैं, उसकी वजह मानसिक अनुभूतियां और भावनात्मक स्तर पर अनुभूतियां ज्यादा होती है। तो ये मानना पता नहीं लग पाता है कि आपको नेक्टर मिलेगा तभी आपको वो होगा कि आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी। बिना नेक्टर के भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर नेक्टर चाहिए और ये अभ्यास नहीं करने हैं तो फिर और अभ्यासों के बारे में बाबूजी बता सकते हैं। आस्वाद से भी होता है, मैंने ऐसा सुना है। तो मैं बाबूजी से निवेदन करता हूँ। जी जी, बाबूजी बाबूजी आवाज दीजिए। आ गए। जी प्रणाम। देखिए, जी जी। हाँ, लोकेश जी को आभार और शरद जी को भी। उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा, लेकिन उनके प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं उनके भी। और लोकेश जी भी सिंसियरली प्रैक्टिकल्स किए हैं और पीएचडी स्कॉलर्स हैं। तो हम लोग देखिए आज के जो प्रश्न हैं उसमें, तो उन प्रश्नों से जो हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं। एक तो मरोड़िया जी का कि मोटापा वाले व्यक्ति जिनको शरीर भारी है और थोड़ा सा डमी अपने आप को लग रहा है, तो दूसरों को उड़ियान बंद देखते हुए मन ललचता तो है, लेकिन निराशा होती है कि शायद हमारे भाग्य में ये सब ना है। तो पहले तो निराशा को दूर फेंका जाए। योग में, अध्यात्म में निराशा शब्द डिक्शनरी में ही नहीं रखना चाहिए। और क्योंकि ईश्वर हर जगह है और कण कण में है और वो आनंद में है। इसका मतलब है कि हमारा दशमलव में भी कहीं पर आ रहा हो ब्रेकेज, तो अभी हम अपने आप को उस कंटिन्यूएशन में नहीं ढाल पा रहे हैं कि हर हाल कैसे मस्त रहा जाता है। अब देखिए उसमें उड़ियान की एक और व्याख्या देता है उपनिषद कि अपने प्राणों को ऊपर उठाना। दोनों व्याख्याएं जो फिजिकली हम लोग करते हैं पेट को पचका करके, तो उसमें उड़ियान होता है। आंतों को ऊपर उठाने को उड़ियान कहते हैं, उड़ाना। तो उसमें अपने इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं और नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ ले जाते हैं। तो इस प्रैक्टिकल्स को भी हमने काफी किया, लेकिन आगे चल करके जब आपने ये वाले में दिक्कत पड़ रही है तो प्राणों को ऊपर उठाएं। तो जैसे जैसे मूलाधार को, स्वादिष्ठान को ऊपर की तरफ धीरे धीरे, तो प्राण को ऊर्ध्वगमन का हम भाव करें।
इसको भी विपरीत करनी कहा पूज्य गुरुदेव ने, न कि सिर्फ शीर्षासन ही विपरीत करनी है। तो जो आदमी को भारी शरीर है, शीर्षासन नहीं कर सकते या स्पॉन्डिलाइटिस वाला या इससे प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो मेडिटेशनल अपने प्राणों के फ्लो को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाए, विपरीत दिशा में ले जाए, ये विपरीत करने की उन्होंने लिया। तो उस हालत में हम अपने प्राणों को जितना ही हो पाया, लोकेश जी बताए कि जो लेट करके आप कर रहे थे, तो लेट कर करने में बहुत अच्छा हो जाता है और एब्डोमिनल ब्रीदिंग होगा, वो उसमें काम कर जाता है। उसमें क्या काम करेगा उसका साइंस देखिए। तो जो हम लोग का लंबर प्लेक्सस है, सोलर प्लेक्सस उसको भी कहा गया है, 3 सोलर प्लेक्सस है, कार्डियक को भी और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, और नीचे में लंबोसैक्रल कॉक्सिजियल प्लेक्सस, ये पूरा काढ़ा एक्वाइना का जाल है, उसको भी कह देते हैं प्लेक्सस। तो उसमें साफ जाहिर है कि आंतों का लोड नीचे गया है और ब्रीद आउट आप कर रहे हो और काफी नीचे जाएगा तो उसको टच करेगा, उस सेंसेशन को हम फील करें, स्टिमुलेशन किया जाता है उसमें। तो इस स्टिमुलेशन से चूंकि करंट फ्लो वाले सब तार है तो वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव होकर के और सूर्य से सीधे अपना ऑटोमेटिक सिस्टम से भोजन लेना शुरू करते हैं। सारे चक्र यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, तो जैसे जैसे उसके टॉक्सिन हटते जाएगा, क्लीन होते जाएगा, आपके जीवन में मस्ती बढ़ती जाएगी और आश्चर्यजनक मस्ती बढ़ती जाती। तो इसी मस्ती को ही नेक्टर कहा, जो सुमन दी ने कहा कि नेक्टर क्या है, मस्ती को नेक्टर कहता है। और जब वो अनकंडीशनल मस्ती आने लगे तो समझिए कि वो डिवाइन मस्ती आने लगा सीधे, और किसी भी तरह का स्मल नहीं, तो एक शाश्वत मस्ती भी धीरे धीरे टपकनी शुरू होती है। वो तभी आता है जब हमारे चक्रों को क्लीनिंग होते जाएगा, तो क्लीनिंग के प्रोसेस में आएगा तो उसको हम लोग लाभ ले सकते हैं। और भी तो इसमें एक ये जो बात रहेगी है खिचड़ी की बात, तो 10 मुद्राओं में हमने 10 का लंबा प्रैक्टिकल्स किया और देखा कि जो बात कही गई है, इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम, तो हमको देखते हैं कि हमारे लाइफ में क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि खुद सैंपल बनना पड़ता है विश्व को दिशा देने के लिए कि हमने किया तो वो जो लिखा हुआ शास्त्र में और इसमें और आज के युग में किया जाए, आज के खान पान रह सहन पूरा इन्वायरमेंट जो पोल्यूटेड हो, इसमें कहाँ तक प्रगति हो सकती है, आज के मनुष्यों को लाभ मिल सकता है। इसमें देखा कि आज भी कमाल का चमत्कारिक लाभ देता है, इसी संसार में रह करके भी कमल की तरह निर्लिप्त रहा जा सकता है और आत्मा को आंवले की तरह हाथ पर देखा जा सकता है, इतना कमाल की चीजें हैं। तो उसमें खे कहते हैं आकाश को, खे माने आकाश और चर माने विचरण करना। ये आकाश इस आकाश से नहीं लेना देना, ये भी एक आकाश है जिसमें कभी हमारी चेतना यहाँ के तन्मात्राओं से जुड़ी हुई है, जो तरंगे जोड़ती है पदार्थों का, तन्मात्राएं इस आकाश में काम कर रही है। तो साथ ही साथ में एक चीता आकाश भी होता है कि हमारे चिंतन प्रयास जो खुद अपने इगोइस्टिक अपना जो चिंतन चल रहा है, अपनी मान्यताओं का जो क्रम चल रहा है, वो भी इसका भी एक ब्रह्मांड है। तो वो भी खेल का थोड़ा रिफाइंड स्वरूप हो गया आकाश का, जिसको हम चित्ता आकाश कहते हैं। सपने में न जाने कितना संसार आदमी बसा लेता है भीतर, वो कहाँ पर, उसका स्पेस कहाँ पर है। तो हर जीव के वो स्पेस होते हैं भीतर में, तो उसको रिफाइंड यदि किया जाता है तो वो वाला खे मिलता है जिसको खिचड़ी कहते हैं, उसको बोलते हैं सीधा आकाश। उस आकाश में सिर्फ शांति और आनंद है और हर जगह घुला है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी भर का अंतर है सारे लोगों का। तो उसके साथ यदि अपनी तन्मयता आती है तो उसको खिचड़ी मुद्रा का वो शाश्वत तरीका है लेने का, और उसमें उसकी आनंद को नेक्टर कहते हैं। तो वो इसमें अच्छा फिजिकल जो किया जाता है इलेक्ट्रोड्स के रूप में करते हैं। तो मान लीजिए जीभ लंबा नहीं है तो हमने क्या किया था कि जब जलाहार हम रहे, लंबे लंबे जलाहार पर प्रैक्टिकल्स किया है 9 दिन के, और कभी कभी तुलसी कढ़ा पर हमने एक बार 24 बार किया था 24 दिन का। तो उसमें हमने देखे कि पहले खानपान का जो था तो तालू के ऊपर वाले रीजन में वो चाय की छननी की तरह है, और उसमें नमक खारा पड़े चरपड़ा चीज अन्न बंद खाते रहने से वो क्या होता है, उसके छेद बंद हो जाता है। जैसे चाय का छन्नी छेद बंद हो जाएगा तो पानी नहीं टपकता, ऊपर फ्लो करता है। तो नेक्टर को रुकावट बन रहे थे, तो नेक्टर को खोलने के लिए हम देखे कि ऑटोमेटिक खुल गया जलाहार जब रहने लगे, या गुरु जी की कृपा कही जाए कि उसमें और एक जुनून की हमको इसको देखना है, और जीभ लंबा करने वाला उन्होंने काट दिया कि नहीं आज के युग के लायक वो नहीं है, सिर्फ उसको हम सेंसिटिव बना लें। तो नीचे का अर्थिंग है
पेरिफेरल का। अर्थिंग का लास्ट है, जीभ का टंग होता है लास्ट, उसको सिर्फ सेंसिटिव बना लिया। जहां भी स्वाद आप लंबा रहने लगेंगे या जलाहार करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इस बड़े जीभ सेंसिटिव हो जाता है। फिर आपको थोड़ा सा भी चरपरा चीज बड़ा तीखा लगने लगेगा मामूली से। नाक वगैरह सारे सेंसरी ऑर्गन बहुत सेंसिटिव हो जाता है। जो लहसुन प्याज का आदि है, एक साल छोड़ दे तो उसके नाक वगैरह इतने सब सेंसिटिव हो जाते हैं, संवेदनशील, कि दूर से भी उसको कुछ एलर्जी जैसा और चटपटा लगने लगे। तो जो जीभ सेंसिटिव हो गया तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोड का एक पॉइंट है। और तालु क्या होता है, क्रेनियल का, यानी क्रेनियल में जिसको कहा गया है व्यवहार, पॉजिटिव प्राण होता है। तो निगेटिव प्राणी के टच करने भर से एक सेंसेशन बनता है, तो एक गुदगुदी का हम अनुभव कर सकते हैं उसमें से। और ना हो तो फिर मेंटल हम करें उसको, मेंटली हम उसको सोचें। इसका मतलब है कि उसी को योगाग्नि कहते हैं, जो अन्न में अभी लग रहने के प्राण में हम लोग हैं। तो अभी इस कक्षा में, चूंकि कक्षाएं में एडमिशन लेने की हम छूट दिया है, जो चाहे जिस दिन ले ले, लेकिन जिस दिन एडमिशन लिए कितना हो हम ब्रिलियंट हो, उस दिन से 5 साल अभ्यास करना पड़ेगा हमें। प्रैक्टिकल अलग चीज होता है। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति विज्ञान में पहुंचा हुआ है और पंचकोश यौगिक साइंस में एडमिशन ले लिया आज, तो आज से 5 साल विज्ञानमय के ऊपर वाले लेयरों को हम करें इसमें, तो तब ये पता चलने लगेगा कि मेच्योरिटी क्या चीज होती है और उसके एक अलग रस आते हैं। तो यह रह के क्रम में, तो मान लीजिए कि अन्नमय कोश के लिए जो प्राण शक्ति को बढ़ाना होता है, तो उसका प्राणायाम कहलाएगा कि बॉडी के भीतर में ओजस को हम बढ़ाएं। हर बॉडी पार्ट्स के रोगों को हटा करके उसको हम हेल्दी बना लिया है, तो वो एक प्राण का संवर्धन, उसका प्राणायाम वही कहलाएगा। और ये जो इथरी बॉडी वाला जो प्राण है, जो 10 प्राणों की चर्चा होती है, तो अपने सारे चक्रों को इलेक्ट्रिफाइड करने की टेक्निक को सीखना पड़ता है। इसमें प्राणायाम बंद मुद्रा है, और इस प्राणायाम बंद मुद्रा से आपको खुद देखेंगे कि बॉडी सिस्टम में हर पार्ट्स में बिजली, इलेक्ट्रिफिकेशन जाने लगा। और थोड़े से भोजन में भोजन को पचाने की क्षमता बढ़ जाती है, तो उसमें क्वांटिटी घटती जाएगी लेकिन एनर्जी लेवल बढ़ते जाता है। इसमें होगा क्या कि मान लीजिए कोई एटॉमिक है, एक चावल का कण एक छोटा सा खाया था माइन्यूट कृष्ण ने, और दुर्वासा के सारे शिष्यों के पेट भर गए, पहले उनका भर गया। इसका मतलब है कुछ गुरुदेव ही तुलसी के 5 पत्तों पर उन्होंने कितने दिनों तक रह करके सूक्ष्मीकरण में गए। तो सूक्ष्मीकरण माने उसके छोटे से एटम्स को भी, एनर्जी को हम तोड़ दें और तोड़ करके ढेर सारी ऊर्जा बना करके जीवन को लाभ लेते हैं। तो क्वांटिटी घटती जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा। ये खुद हमारा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है, अभी भी चल रहा है इस करने में। तो यह रह गई बात में कि हम इससे पूरे उसका लाभ लेते चलें, तो वो धीरे धीरे उसको मेच्योरिटी आती जाएगी। तो इसी तरीके सभी प्राण का देखें, व्यान प्राण माने हमारी समझ में, समझदारी में कुछ थोड़ा सा और एब्रोड हुआ कि नहीं, या थोड़े से ही रेंज में अपनी प्रगति, अपने विकास की बातें सोचते हैं। तो किसी भी तरह क्या है कि हमारा कॉन्शसनेस का लेवल बढ़ता है, ये व्यायाम का है प्रमाण। और उसके साथ यदि हम संसार के साथ में रेजोनेंस स्थापित कर लेते, दोनों संसार में है तो भी संसार भाव से नहीं होकर के इसके भीतर में घुली हुई ईश्वरीय चेतना के साथ में खेलते चल रहा है। तो ये जो टेक्निक होता है व्यान और धनंजय का, इन दोनों प्राणों का कॉम्बिनेशन की बात आती है। इसी तरीके से उदाहरण में ये देखा जाता है, मान लीजिए कि दबाव भर लिए तो ठीक है। एक प्रश्न आया था कि थायराइड प्रॉब्लम क्या ठीक हो सकता है क्या, इसमें हम देख रहे हैं कि ये भी है। तो थायराइड प्रॉब्लम ठीक होने के लिए ये तो आपके यहाँ पर हार्मोनल सिस्टम है, और हार्मोनल डिसऑर्डर को प्राणायाम ठीक करता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो प्राणायाम में कैसे करना पड़ेगा, तो विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करना पड़ता है इसमें। और एक्टिवेशन जो होता है चक्रों का, वो मेडिटेशन से होता है। तो मेडिटेशन में जितना ही प्रगाढ़ता होगी, कॉन्फिडेंस होगा, और जितना ही कॉन्सेंट्रेशन होगा, चमत्कारी काम करने लगता है। और उसी से सटा हुआ है थायराइड, पैराथायराइड। तो इम्यूनिटी सिस्टम को ये जहां डैमेज कर देता है, यदि वो अनबैलेंस होता, एनर्जी लेवल को डैमेज कर देगा। तो पहले तो हम ये करें कि खान पान के, क्योंकि बॉडी में जो भी विजिबल है वो अन्न से बना हुआ है, तो खान पान में थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जिनको थायराइड प्रॉब्लम है, पहले तो ये करें कि कफ को उत्पन्न करने वाले भोजन न लें। तो कफ निसारक हम लेना शुरू करें, और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले जोड़ दें। तो गिलोय और मुलहठी, इन 2 चीजों को एज ए अपने खान पान में जोड़ लेते हो मात्र 2-3 महीने भी, तो वो अपने टुंडप हो जाता है। दूसरी बात, मसाज हो, इसके लिए जालंधर बंद मसाज का काम कर देता है।
या हलासन काम कर जाएगा, या सर्वांगासन भी कुछ काम करेगा। तो इस तरीके से ये मसाजिंग प्रक्रिया भी हो गई, खान पान भी दिए, दोनों काम किए। ठंडा पैदा करने वाले भोजन न लिया और गर्म पैदा करने वाले प्लस कफ को निकालने वाले हर्बल, ये जो कि टॉनिक भी है, ये दोनों इसको लाभ ले लिए। और प्लस हम क्या करें, मेडिटेशन से विशुद्धि चक्र की ऊर्जा को से उसको इलेक्ट्रीफाई करें, एकदम ठीक होगा। ना ठीक होने का सवाल ही नहीं है। थोड़ा सा भी यदि उसमें स्टेम सेल है, काम कर रहा है, तो फिर से काम हो जाएगा। अनेकों पर हमने प्रैक्टिकल करा के देखा है कि हार्मोनल डिसऑर्डर बॉडी में कहीं भी हो तो हटाया जा सकता है ये प्राणमय कोष की साधना से, और उसमें मनोमय को जोड़कर। ये लोकेश जी ने अच्छा अभी क्लास में बताया टिप्स आपका, कि किसी खास कोष की यदि हम साधना कर रहे हैं तो मजबूत, तो दोनों काम करता है। एक तो ये काम कर रहा है कि उस कोष की साधना कर रहे हैं तो खुद उसके टॉक्सिन निकल रहे हैं, स्ट्रेंथ बन रहा है, लेकिन अपनी ऊर्जा को नीचे वाले सेल्स में बढ़िया से कमांड लेना शुरू कर देता है और ऊपर वाले के लिए बेस्ट देता है। तो इसी को कहते हैं इसमें वो अग्निना अग्नि समिधते, अग्नि से अग्नि प्रदीप्त होती है, और धीरे धीरे क्रमशः इसमें बढ़िया प्रगति दिखेगी। तो यह रह गई बात में, तो हम इसमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्राण सुषुम्ना में प्रवेश हो, एक कीजिए कि हाँ इनको जी बाबू जी, एक प्रश्न, अभी तो प्रश्न भी बहुत अधिक हैं और 2 हैंड रेज भी हैं, तो पहले मैं जो है पुरुषोत्तम जी का लेता हूँ प्रश्न। ये पूछते हैं कि महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी होने के कितने दिन बाद योग प्राणायाम करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सरल टिप्स आपको बता रहे हैं, छोटे छोटे टिप्स में, कि सिजेरियन डिलीवरी साफ जाहिर है कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस ना पड़े। ये उधर रेस्ट का मतलब होता है कि उसके सारे टिश्यू जो काटे गए थे वो फिर से रिजेनरेट करके आपस में दोस्ती कर लें, और थोड़ा सा बल को कुछ उस पर अपने दबाव को सहना शुरू कर दें। तो उसमें कोई दिन से नहीं लेना देना होता है। यदि खान पान हल्का फुल्का टहलते, ओवर डाइट भी खा लिया, पेट फूला लिया, कुछ थोड़ा सा भी पड़ा, तो उसमें कमजोरी बना रहता है। उसके ब्लड का स्तर क्या है, हार्मोनल लेवल क्या है, उसके ब्लड में डायबिटीज है कि नहीं, सबको मिला जुला करके वो उसका रिजेनरेशन वाली प्रक्रिया चलती है, हीलिंग का। तो किसी को जल्दी भी हो सकता है। हमारे शरीर में इतने ऑपरेशन हुए हैं कि शायद ही कोई पार्ट्स माने बचा हुआ। तो उस ऑपरेशन को डॉक्टर आश्चर्य कर रहे थे कि 1 सप्ताह के भीतर में सारे सूख जाते थे, क्योंकि बॉडी में कोई भी रोग नहीं था और एकदम खून इतना ताकतवर, और खून बच गया था, बिल्कुल मामूली से था। जब बॉडी में से एक्सीडेंट में, जबकि पूरा शरीर लुगदी हुआ था, उसमें हमने उसमें काफी 5 किलो में से केवल 2 किलो से ब्लड बचे थे। और 1 महीना के बाद में ही जैसे ही 35 दिन हुआ, अपना शरीर का इतना ब्लड पैदा करने लगा बॉडी। तो ये फायदा करता है कि पंचकोश यौगिक साइंस आपको लाइफ में आने वाले रुकावटों में अचानक सडन अमृत बन के काम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें कि वो प्राणिक हीलिंग है, वो निर्भर करता है पूरे उनके हैबिटेट पर। किसी को 1 सप्ताह में भी सूख सकता है, किसी को 3 महीना 6 महीना भी लग सकता है, नहीं तो किसी को इन्फेक्शन हो गया तो फिर दोबारा उसको कटवाते रहे। तो हमें ये देखना है कि झुकने में कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, और बाएं दाएं घूम करके देखें कष्ट हो रहा है कि, तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ानी चाहिए। तो जहां भी असहज हो तो वो वाले पोस्चर न करें, उसके ठीक उल्टा वाला करें जिसमें कि सहजता मिल रही हो। तो बॉडी चार्ज तभी होता है जब रेस्ट में रहे। रेस्ट अपने आप में योगा है, उसको शवासन कहते हैं। तो शवासन में हर एक जीव जंतु किसी न किसी मुद्रा में सोता है। जब उस समय सो रहा होता है, रिलैक्स रहता है, तो नेचर उसके प्राणी हीलिंग करते रहता है। तो उस ढंग से है कि जब देख लें कि हमको अब इसमें कोई स्ट्रेच वगैरह ना होता है तो आप कर सकते हैं। आंखों वालों का भी जो ऑपरेशन किया है तो शीर्षासन कुछ दिन तो बंद रहेगा, क्योंकि ताजा हुआ है, ब्लड कैपिलरी कहीं से फूट सकती है, ब्लीडिंग आ सकता है। तो वो भी अपना देख लेते हैं धीरे धीरे। पहले हल्का सा झुकना चाहिए, 15-20 दिन हो गया तो उसमें कोई तनाव नहीं आ रहा है तो ओके, फिर वही से तरीके से डेली केवल झुकने भर का करें। ऐसा नहीं कि ना हुआ तो सीधे उलट गए, उलट कर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो स्लो और ग्रेजुअली जो स्टडी होता है वो पा लेगा धीरे धीरे, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी उसमें। तो ये ठीक है, उसमें अपने आप को देखते रहेंगे कि नॉर्मली 3 महीना माना जाता है औसतन, बस
तो 3 महीना माना जाता है और डॉक्टर से चेक करा लेंगे कि हमारा बिल्कुल हीलिंग बढ़िया से हो गया है कि नहीं। तो धीरे धीरे लोड को उठाया जाए। जी ठीक है, अगला देखिए तो क्या बात बन रही है। जी बाबूजी, एक हैंड रेज भी ले लेते हैं। किशोरी दीदी का हैंड रेज है, उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। जी दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो जी दी प्रणाम, कहा जाए। हाँ प्रणाम बाबूजी। मैं कह रही थी, मान लीजिए किसी को लीवर में प्रॉब्लम है या यूट्रस में गांठें हैं या ओवरी में सिस्ट गांठें सब होती हैं महिलाओं को, तो उसमें बंद वगैरह कर सकते हैं? उडियान बंद, मूल बंद फायदा करता है? देखिए दीदी, पहले तो हमें ये करने से लीवर वगैरह प्रॉब्लम है तो ये जो योगा बताया जाता है यह मान करके कि सामने वाला बिल्कुल हेल्दी है। अच्छा जी हाँ, यह मानकर नहीं चला जाता कि जो सामने क्लास में बैठे हैं सब पेशेंट बैठे हैं, उनके लिए अलग अलग तरह के योगा बताया जाता है। कॉमन क्लास में वो लोग नहीं रहते। अब रह गया कि जिसको लीवर में डैमेज है तो लीवर को ठीक करने वाले पहले भोजन हम लेंगे। तो एलोवेरा बहुत कमाल का चीज होता है, लीवर टॉनिक है, ये घृत कुमारी जिसे हम कहते हैं उसके पल्प का। तो उसको लेकर के और धीरे धीरे अपने लीवर के फंक्शन को हम ठीक करें ये, और हल्के हल्के प्राणायाम से, प्राणाकर्षण प्राणायाम कोई कर सकता है, मरीज भी, वो भी, सब हेल्दी से लेकर के अत्यंत पेशेंट तक, बेड पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी प्राणिक हीलिंग कर लेगा प्राणाकर्षण से। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम वो कर सकते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो कर सकते हैं। अच्छा, जो गांठे तक जहां तक बात आई, और उधर एक और भी गांठ आया था निधि दी का, तो गांठ गलता है, महामुद्रा, महाबंद और महावेद के प्रैक्टिकल कंबाइन करेंगे तो शरीर के किसी भी तरह के गांठ को बिल्कुल जला के फेंक देता है। हमने चमत्कारी गांठ थे, इतने जो एक्सीडेंट में हुआ था तो घुटने वाले लेयर में हमको ऐसा हो गया था कि कैल्सिफाइड हो गया था बहुत अधिक, तो डॉक्टर खुद परेशान थे कि इतना अधिक हार्ड स्टोन जैसा हो गया था वो, ताकि फिर हड्डियां नहीं टूटी है, निश्चिंत रहे। 1 सप्ताह में हमने शुद्ध गला दिया। तो ये प्राणायाम में जो होता है महामुद्रा, महाबंधो, महावेदस्य, ये तीनों इतना चमत्कारी है, उसको हमने कंबाइंड करके रिसर्च किया और विश्व के लिए एक नया अनुदान के रूप में ले सकते हैं। अलग अलग पहले लोग करते थे, उन्होंने सोचा कि 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 करके देखते हैं, तो देखा कि कमाल की पोटेंसी बढ़ गई। तो शरीर में कहीं भी ट्यूमर हो, ब्रेन से लेकर कहीं भी बॉडी में, इन तीनों यौगिक क्रियाओं से उसका गलाया जा सकता है, क्योंकि हर जगह नर्व्स गए हैं, कैपिलरीज गई हैं, ब्लड गए हैं, तो उसी के माध्यम से प्राणिक एनर्जी भेज करके उसको जलाता है, गलाता है, उसको ठीक करता है। तो वो कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो उस एरिया का, जैसे मान लीजिए कि एब्डोमिनल रीजन में पड़ रहा है, यूट्रस में हार्ट है, तो वहां पर हम लोगों का जो साइक्रल है, या खास करके वो जो गोनेट्स वाले हार्मोन्स है, वो इसको ठीक करेगा वहां पर। तो अपना मणिपुर से लेकर के मूलाधार तक, तो ये वाले रीजन के चक्रों को से उसको हम लोग लाभ ले सकते हैं, तो उसको प्राणिक हीलिंग करता है और लाभ देगा। खान पान की भूमिका बहुत अधिक है उसमें। तो अच्छा, उडियान बंद करने वालों को वात रोग नहीं होता है जी। हाँ, तो वात का उन्होंने बताया, लोग जिनके वात के सब डिजीजेज हैं तो ये काम आ जाता है। तो महामुद्रा, महाबंध के साथ में यदि नभी होता है तो केवल इनके हल्के हल्के वो करके क्रिया लेंगे। और खान पान की बहुत बड़ी भूमिका है कि उसमें लगता है, जिसे मान लीजिए कि हम लोग का ये है पैराथायराइड, वो कैल्शियम फास्फोरस का रेगुलेटर है। जहां वो दंड हुआ तो कैल्सिफिकेशन कहीं से कर देगा, कहीं से भी स्टोन बना देगा। वो आदमी सोचता है खास पार्ट में, लेकिन कोई ना कोई हार्मोनल सिस्टम जिस बॉडी को कमांड कर रहा है, उसको डिस्टर्बेंस हुआ है, अपना अपना बदला निकाल रहा है कि हमको ये लोग चाहता है कि मजे में रहे और हमको ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर के। तो यह रह गई बात में, और सब आपस में जुड़े रहते हैं। जी बाबूजी, यदि धन्यवाद। हार्ट वाले समस्या हो तो उसमें भ्रस्तिका करना चाहिए या नहीं? नहीं, प्राणाकर्षण करें जी। हाँ, अच्छा कभी रहा हो तो जी, कभी मान ली पहले रहा हो तो अभी हाँ पहले रहा तो मर गया। अब आप देखिए, अब की सोचे कि अभी क्या स्थिति है, अब के अनुसार हम चले जी। तो वो देख लें कि डीप ब्रीदिंग में पहले फेफड़े को क्लीन करना चाहिए, धीरे धीरे, मैक्सिमम फैला मैक्सिमम आ रहा है, स्लो, यानी रेचक और पूरक में टाइमिंग करीब करीब बराबर रहे योग। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो धीरे धीरे अपना स्पेस बनाने लगेगा
और भीतर जो जाल मकड़ा इन्फेक्शन घुस गया है, बैक्टीरिया वगैरह, उसको पहले खदेड़ कर बाहर भगाता है। तो उस हालत में आप एक जो एल्वियोलाई के सारे चैम्बर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तब धीरे धीरे उसके प्राणों की गति को आप बढ़ा सकते हैं। तो वो जरूरी होता है कि भस्त्रिका करने के पहले फेफड़े को मजबूत कर ले। अब उसमें मैक्सिमम का आप लाभ ले सकते हैं, फिर मैक्सिमम ब्रीदिंग करके मैक्सिमम कुंभक में जा सकते हैं। तो वो यौगिक क्रियाओं में है कि पहले उस पार्ट्स को मजबूत कर लें, तब भस्त्रिका में जाए। जी धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी, शांति पाठ। अच्छा देखिए, इसमें केवी दुबे जी क्या है कि प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कैसे हो, प्रवेश के लक्षण और फायदे क्या हैं। देखिए, सुषुम्ना में तभी प्रवेश करता है जब हम की न्यूट्रल माइंड के रहते हैं, क्योंकि माइंड के स्टेट के आधार पर प्राणों की गति होती है, अपने आप ही बाएं दाएं का क्रम चलते रहता है। तो उस हालत में जब भी आदमी अनासक्त और ईश्वर के साथ में एब्सोल्यूट आइडियल्स के साथ में जुड़ा रहता है, तो समझिए उसकी प्राण सुषुम्ना में जा रही। हमारा प्रेम, हमारा इमोशन पदार्थ के साथ न जुड़ करके आदर्श के साथ जुड़ जाए तो सुषुम्ना एकदम आपके लिए रास्ता खोल देता है। एकदम सरल सरल सूत्र हैं प्रैक्टिकल लाइफ से भी करने का, और उसको फिर जाकर सिर्फ अभ्यास करना है। जहां 2 साल 4 साल 5 साल कर लेंगे तो 5 साल तो बहुत काफी आत्मा को पाने के लिए। आदमी सिर्फ मनोरंजन के रूप में करता है, जब टेंशन हो गया तो थोड़ा सा 2 मिनट ये कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, ऐसा सिंसियरली हम रिसर्च में कूदते नहीं। कोई भी, हमको लगता है गुरुदेव ने कहा है कि बालक भी 10 वर्ष में पा सकता है, तो हम कैसे उसको काट सकते हैं। और महाकाल थे गुरुदेव, हम लाइफ में न जाने कितने 10 साल बीत चुके होंगे, हम छूछ रहेंगे, छूछ जन्म लिए, छूछ जिएंगे, छूछ मरेंगे। इसलिए इस अवसर को हम खोए नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मार्गदर्शक गुरु संरक्षक इस पृथ्वी पर आकर के लाभ दे रहा है, उसको हम रूप से लाभ ले, सिंसियरली जिए। देखिए जीवन का कैसा क्या कल्प होता है, सारी पृथ्वी दौड़ेगी, ये धन दरिद्रता ये सब सारे कहाँ लाए बलाए, आकाश से बरसता है सब कुछ जी, पीछे पीछे दौड़ते हैं सारी सिद्धियां। ठीक है, थैंक यू, शांति पाठ कर लीजिए। आज की कक्षा को विराम देते हैं, कल हम लोग मिलेंगे विज्ञान में कोर्स की क्लास में। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। सभी को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।